तो अकाउंटिंग प्रोसेस में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रांजैक्शंस होते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, पहले ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल्स में, और जर्नल्स की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको हम फाइनली पोस्ट करते हैं लेजर में। इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद दो स्टेटमेंट्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा कहते हैं बैलेंस शीट। तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजैक्शंस को कैसे क्या फॉर्मेट होता है रिकॉर्ड करने का जर्नल में, और लेजर में पोस्टिंग का क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, आज हम ट्रायल बैलेंस के बारे में देखेंगे। और देखिए इसके बाद जो दो हमारे स्टेटमेंट थे वो था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और इसके बाद था बैलेंस शीट। ठीक, तो ये चौथे नंबर में था, ये पांचवें नंबर में था, ये छठे नंबर में था। ठीक, तो ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, और पहले के तीन क्या थे, ट्रांजैक्शंस और लेजर और जर्नल। तो जर्नल और लेजर, जब लेजर और जर्नल और लेजर जब आप बना लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने और बैलेंस शीट बनाने के बीच का जो प्रोसेस होता है वो ट्रायल बैलेंस होता है। और कुछ ऐसी ऑब्लिगेशन होता है कि आप ट्रायल बैलेंस के बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। ठीक, तो ट्रायल बैलेंस को इंटरवीनिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको इंटरवीनिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। इंटरवीनिंग स्टेटमेंट मतलब ये जर्नल और लेजर और को इंटरवीन करके टेस्ट करके उसके बाद ही आप ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को बना सकते हैं, ये मतलब होता है। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे हेड ऑफ द अकाउंट्स लिखा होता है, जितने भी आपके अकाउंट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे जाते हैं, और वो उसमें या डेबिट साइड होगी या क्रेडिट साइड होगी। तो यहाँ पे बैलेंस लिखा होता है, ये डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस होता है। बहुत सिंपल एग्जांपल अगर हम लें कि मान लीजिए कि हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, और हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल 200 रुपये का खरीदते हैं कैश। ठीक, तो अगेन दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा और एक रॉ मटेरियल होगा। तो रॉ मटेरियल में व्हाट कम्स इन, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा, इससे चले जाएंगे तो ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रॉ मटेरियल, इसमें क्या होगा, डेबिट हो रहे 200 रुपये तो डेबिट बैलेंस में आ जाएगा, और कैश जो है ये 200 रुपये से क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट बैलेंस में आ जाएगा, और इवेंचुअली आप देखेंगे तो टोटल आपको 200 मिलेगा। इस तरह के जितने अकाउंट्स होंगे ये सारे आप लिखेंगे और उसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिखते जाएंगे, और अल्टीमेटली जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये इस ट्रायल बैलेंस का मकसद है। तो ट्रायल बैलेंस अगर हम बैलेंस कर लेंगे, लास्ट में हम इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारी एंट्री जर्नल्स में हुई है या जो एंट्री हमारी लेजर में पोस्टिंग हुई है, ठीक है, जर्नल में एंट्री होती है, लेजर में पोस्टिंग होती है, ये पोस्टिंग में मैथमेटिकली कोई एरर नहीं है, ये मैथमेटिकली करेक्ट है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें ट्रायल बैलेंस बताता है। जब हमारी ये चीज़ मैथमेटिकली करेक्ट है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना सकते हैं। यदि आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं डेबिट या क्रेडिट करने में कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से बैलेंस नहीं मिल रहा। तो इसको हमें फिर चेक करना पड़ेगा, अपने लेजर्स को देखना पड़ेगा, अपने जर्नल्स को देखना पड़ेगा कि गलती क्यों हो रही है, उसको सही करना पड़ेगा और इस ट्रायल बैलेंस को सही करना पड़ेगा, तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाएंगे। ठीक, इसीलिए इस स्टेटमेंट को जो है वो इंटरवीनिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, ये इसका यूज है। अगले में आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो अगला स्टेटमेंट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए कोई भी कंपनी का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हेडिंग क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, ये कंपनी का नाम है, मान लीजिए ABC लिमिटेड है, फॉर द पीरियड एंडिंग इतना, दिस इज इंपॉर्टेंट। यूजुअली 1 साल का पीरियड होता है, तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो 1 अप्रैल 2018 से 31/3/2019 तक। तो जिस पीरियड पे एंड हो रहा है, फॉर द पीरियड एंडिंग, जब ये पीरियड एंड हो रहा है तब ये स्टेटमेंट हम दिखा रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन क्या है। ठीक, तो ये फॉर्मेट होता है लिखने का कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, कंपनी का नाम, फॉर ए पीरियड एंडिंग 31/3/2019, या जो भी ये पीरियड पे एंड करके आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो। यूजुअली 1 साल के पीरियड पे इसे बनाया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। ठीक, यूजुअली सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, और राइट हैंड साइड में सारी इनकम लिखी जाती है। ठीक, तो जितने खर्चे होंगे वो इस तरफ लिखे और जितनी आय हो रही है वो इस तरफ लिख रहे हैं। अब आप ये जानते हैं कि जब आपने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था तो नॉमिनल अकाउंट पर पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इनको हम सब डेबिट साइड में लगते हैं। तो देखिए अमाउंट पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स में क्या होंगे, जो एक्सपेंसेस होंगे वो लिखे होंगे, फिर एक्सपेंसेस चूँकि डेबिट का पार्ट होता है तो अमाउंट DR लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो पर्टिकुलर्स यहाँ पे सारी इनकम है, ये सारे इनकम के पार्ट्स लिखे हुए हैं, और ये अमाउंट क्रेडिट में लिखा हुआ है। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि अगर इनकम ज़्यादा एक्सपेंस से होगी तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है और खर्चे कम हो रहे हैं तो ये प्रॉफिट होगा, और अगर उल्टा होगा तो ये लॉस की सिचुएशन बनेगी। तो पहले ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड की जो एंट्री है उसमें 2 लिखा जाता है। ठीक, और राइट हैंड साइड की जो एंट्री है इसमें बाई लिखा जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसीजर है लिखने का। तो 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस 2 हमें लिखना है क्रेडिट साइड में हमेशा। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए फ्रूट जूस बना रहे हैं, फ्रूट जूस बनाने कंपनी, तो जो प्रोडक्ट, जो मटेरियल लग रहा है, जो फ्रूट लग रहा है, मान लीजिए एप्पल जूस बना रहे हैं, तो जो एप्पल खरीदे हैं वो डायरेक्टली कहाँ किस में यूज़ हो रहे हैं, वो यूज़ हो रहे हैं जूस बनने में। ठीक, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हुआ। इसके बाद अगर आप उस पर्टिकुलर उसको पैक कर रहे हैं, और पैक करने का मटेरियल भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, तो वो भी उसका डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। ठीक है, इसके बाद इस जूस को बनाने में जो मशीन में लेबर लगा होगा वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बना रहा है। इसके अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे 3 पार्ट्स में बंटता है। पहला होता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल यूजुअली जो है ये रॉ मटेरियल होता है। ठीक, और रॉ मटेरियल जो है टोटल कॉस्ट का, टोटल एक्सपेंस का 60% लगभग होता है, सबसे ज़्यादा यही होता है रॉ मटेरियल। उसके बाद होता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो लेबर हुए जिनको हम वेजेस देते हैं। ठीक, और जो डायरेक्टली उसके प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं, वो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे उस प्रोडक्ट के साथ वो काम कर रहे हैं जिनके कारण वो प्रोडक्ट हम बना पा रहे हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लेबर हुए जो फ्लोर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट अदर एक्सपेंस भी होते हैं। डायरेक्ट अदर एक्सपेंस। ठीक, अदर एक्सपेंस क्या हो सकते हैं? मान लीजिए जो मशीन जूस को बना रही है, जो हीटर हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई पावर यूज़ हो रही है। ठीक है, तो पावर क्या है, उसी पर्टिकुलर पर्पस को बनाने के लिए हो रही है, उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हो रही है, तो दैट इज़ द डायरेक्ट अदर एक्सपेंस। या हम पानी यूज़ कर रहे हैं, या हम कोई और रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के लिए हम असाइन कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट अदर एक्सपेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल पावर, जैसे कई बार हमको मशीन के ऑयलिंग ग्रीसिंग के लिए कुछ सामान चाहिए, तो ये हो सकता है ऑयल।
जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक। अब यहाँ समझते हैं, ये हुआ बाई, जो भी आपका इनकम साइड होगा वहाँ पे आपको बाई लिखना है बाई डिफॉल्ट। और पहला बात है सेल्स और दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स मतलब तो वो हुआ कि जब प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट हो गया, तो फिनिश प्रोडक्ट होके वो चला गया आपके कस्टमर के पास, तो दैट इज सेल्स, तब आप कहेंगे सेल्स रियलाइज हो जाए। अगेन हमने एक्रूअल कंसेप्ट से बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि आपको कैश मिले या ना मिले, आपका इनवॉइस वहाँ चला गया, आपके कस्टमर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो हम ये मानेंगे कि सेल्स रियलाइज हो गई। इसके अलावा क्या होगा कि जब तक सेल्स नहीं हुई है, हमारी फैक्ट्री में भी कई सामान जो है प्रोडक्ट अपने फिनिश्ड गुड के फॉर्म में पड़ा होगा, मतलब सब कुछ कंप्लीट है बट ऑर्डर का वेट हो रहा है, जैसे ही ऑर्डर आएगा वो ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। इसको कहते हैं सेल्स टू बी मेड। ये सेल्स होनी है लेकिन ये मटेरियल पूरा तैयार है, ठीक है। तो सेल्स टू बी मेड, टू बी मेड, तो जो सेल्स हुई और जो सेल्स टू बी मेड है, ये दोनों के दोनों क्या है, इनकम का पार्ट है, ठीक। तो मान लीजिए कि जो सेल्स है और जो सेल्स टू बी मेड है, ये मिला के टोटल, सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल ये 500 रुपए का, और खर्चे आपके कितने हो रहे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 400 हो रहे हैं, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जीपी इज द ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा आपका, 100 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है, दिस पार्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमको सिंपली ये बताता है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जब आप जितनी भी सामान आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं उसको आप घटा देते हैं जितना भी आपका सेल्स हुआ है उससे, तो ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर मिल जाता है, ठीक। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि केवल डायरेक्ट ही एक्सपेंस लगते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी 3 तरीके के होंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी 3 एक्सपेंस हो सकते हैं। ये हो सकता है इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर हो सकता है इनडायरेक्ट लेबर, और फिर इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस, ठीक है। ये 3 एक्सपेंस इसमें भी हो सकते हैं, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस। यहाँ भी था मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस, ठीक है। ये सब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपकी पूरी एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम चल रहा है, तो इसका एक ऑफिस भी होगा जो सेल्स का काम करता होगा या जो रूटीन वर्क करता होगा, तो उसमें भी कुछ मटेरियल की आवश्यकता होती होगी। जैसे मान लीजिए स्टेशनरी है, ठीक है। तो स्टेशनरी जो है वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों, क्योंकि जूस बनाने की फैक्ट्री में अगर आप कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं और उसके लिए स्टेशनरी यूज़ कर रहे हैं, स्टेपलर यूज़ कर रहे हैं, पेन पेपर यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट मटीरियल, ये इनडायरेक्ट मटीरियल के उसमें आएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट जो हमने एक्सपेंस देखा था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें जो अदर एक्सपेंस वाला पार्ट था, इसमें एक चीज़ और जुड़ती है विच इज़ नोन एज डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो हमने जब डेप्रीसिएशन पढ़ाया था तो ये बताया था कि डेप्रीसिएशन जो है एक तरीके का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होता है जिसे हम खर्चे में ले लेते हैं। अगर डेप्रीसिएशन को मैंने एक्सपेंस ले लेते हैं और ये पैसा कंपनी के ही पास रहता है, वो इसलिए रहता है कि बाद में अगर हम इसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट जब भी हम लिखते हैं तो ये लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन ABC ऑफ, बैलेंस शीट ऑफ, ये कंपनी का नाम है, कौन सी कंपनी है, तो मान लीजिए ABC लिमिटेड आपकी कंपनी का नाम है। एज ऑन, एक ये पर्टिकुलर डेट में होती है, ठीक है। बैलेंस शीट जो है वो एक पर्टिकुलर डेट में होती है। पीरियड एंडिंग जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में था वैसे इसमें नहीं होता, ये एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट में होती है। तो डेली आप बैलेंस शीट बना सकते हैं, डेली अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। तो ये बैलेंस शीट जो है ये एक तरह से स्नैपशॉट होता है, एक फोटोग्राफ खींचा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है वो आपकी जो सिचुएशन होती है वो बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। बैलेंस शीट में जो हमने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस
शेयर कैपिटल या ओनर्स इक्विटी, ठीक, ये इक्वेशन लागू होता है। तो लायबिलिटी एंड शेयर कैपिटल या लायबिलिटी ऑफ ओनर इक्विटी ये लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी लिखी हुई है, शेयर के ओनर्स का कैपिटल लिखा हुआ है और लायबिलिटी लिखी हुई है, और राइट हैंड साइड में एसेट लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो आपको बता रहा है ये सोर्स ऑफ मनी बता रहा है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ये सोर्स बता रहा है, और कहाँ को जा रहा है, उससे क्या आप खरीद रहे, ये सोर्स का यूज बता रहा है कि आपने कहाँ पे इसको यूज किया या कहाँ पे इसने खर्च किया आपने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सिंपल टर्म में बैलेंस शीट कहलाता है। तो शेयर कैपिटल ये कितने तरीके की होती है इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। बेसिकली शेयर कैपिटल जो ओनर का पैसा होता है वो होता है। अब जो नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट में कई बार आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। नेट जो प्रॉफिट होता है वो कई बार होता है कि आप शेयर होल्डर को बांट दें उसको, या उसको बिजनेस में डाल दें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि बिजनेस में डालने के लिए आप कुछ पार्ट बिजनेस में डाल दें और बाकी शेयर को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला होता है। तो जब प्रॉफिट होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये फैसला लेती है कि, और हमने उनको एम्पावर किया होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एम्पावर किया होता है कि वो ये डिसीजन ले कि इस नेट प्रॉफिट को क्या करना है। वो नेट प्रॉफिट को बिजनेस में प्लाउ बैक कर सकते हैं, या वो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ये उनके पास कोई बिजनेस प्लान होता है जिसके हिसाब से वो आपको बताएंगे जब उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है कि हम इसको रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं और हम बांट रहे हैं तो क्यों बांट रहे हैं, दोनों के पीछे उनकी लॉजिक होती है, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हो सकता है आप बांट दें, कुछ पोर्शन जो है आप रख लें। तो एक अकाउंट होता है कंपनी के पास जिसे रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। एंड रिजर्व एंड सरप्लस तो सरप्लस मनी आप रखते हैं कंटिजेंसी के लिए, कि अगर कोई आकस्मिकता आ गई तो हमारे पास कुछ फंड्स होने चाहिए, तो कंटिजेंसी के लिए आप कुछ पैसा रखते हैं। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस की सिचुएशन पे। मान लीजिए आपको उम्मीद है कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट जल्दी मिलने वाला है और इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, तो हो सकता है आप नेट प्रॉफिट का बड़ा पार्ट आप रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दें, सो दैट फिर इससे आप रॉ मटेरियल खरीद लें या कोई और चीज़ आप इससे ले यूज़ कर लें, या कोई प्लांट कैपेसिटी आपको टेम्परेरी कुछ करना हो तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं, वो लोन्स हैं जो कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा टर्म में चुकाती है। यूजुअली ये जो है लोन फ्रॉम बैंक होते हैं, ठीक है, ये लोन फ्रॉम बैंक होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन आप बैंक से ले सकते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए ले सकते हैं, और इसका आप धीरे धीरे इसको चुकाते रहते हैं, और इसमें जो इंटरेस्ट है वो भी देते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो आपकी एक अकाउंटिंग पीरियड या एक प्रोडक्ट साइकिल की होती है, और उसके बाद उसको चुका दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उधार खरीदा, तो वो आपकी लाइबिलिटी है, और जैसे ही प्रोडक्ट बिका और आपको उम्मीद है कि 4 महीने में हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा, तो 4 महीने के एंड पे जब वो बिक गया तो आपने क्या हुआ, जिससे रॉ मटेरियल खरीदा था उसका पेमेंट कर दिया। तो दिस इज द करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी ये है कि मैक्सिमम एक अकाउंटिंग पीरियड में वो लाइबिलिटीज जिनकी आप देनदारियां जिनको आप एक अकाउंटिंग पीरियड में निपटा देते हैं, या एक प्रोडक्ट लाइक है, उस लाइबिलिटीज को, उन देनदारियों को हम जो है करंट लाइबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है, जो पैसा आया उसका यूज क्या है, तो ये दिस इज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या है, जो इमूवेबल है, मूव नहीं करता, जैसे लैंड है, जैसे पूरा प्लांट आपने लगाया है, जैसे कोई मशीन खरीदी है या पूरी बिल्डिंग बनाई है, तो ये सारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। लैंड को छोड़ के जितने भी अदर फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इमूवेबल एसेट्स होते हैं, इस पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, क्योंकि इनकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। तो लिमिटेड लाइफ होती है तो आपको ये ऑनगोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से आपको वो एसेट्स फिर रिकवर करने हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ दैट लाइफ ऑफ दैट एसेट, तो इसलिए आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन इनमें लगाते हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनको आप रियलाइज कर लेते हैं पैसे में विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड और विद इन वन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। तो जैसे करंट लाइबिलिटी होती है आपकी देनदारियाँ, वैसे ही करंट एसेट होते हैं आपकी लेनदारियाँ जो आपको लेना होता है। तो कई बार आपने सेल किया तो आपके डेटर्स होंगे,
जिन्होंने आपसे कर्जा लिया होगा, तो वो डेटर्स जो आपको 1 साल के अंदर या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पैसा वापस कर देंगे, वो आपके करेंट एसेट्स होंगे, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपने शॉर्ट टर्म कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो भी आपका एक एसेट होगा। तो ये स्टेटमेंट जो इस अकाउंटिंग इक्वेशन को एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी या शेयर कैपिटल, इस इक्वेशन को फॉलो करता है, वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है? बैलेंस शीट कहलाता है। और बैलेंस शीट हमेशा किसी बिजनेस का स्नैपशॉट होता है ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, जो एसेट्स और लायबिलिटी की सिचुएशन होती है, पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, ये अकाउंटिंग का जो इक्वेशन बैलेंस होता है, वो चीज़ बैलेंस शीट कहलाती है। तो बैलेंस शीट से हमको पता क्या लग सकता है? बैलेंस शीट से पता लग सकता है हमने इसमें कितना लोन लिया है, इसका अपना पैसा कितना लगा है, इस पर शॉर्ट टर्म लोन कितना है, और ये पता चल सकता है कि इसके एसेट्स क्या है। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि एक इन्वेस्टमेंट इसमें भी इंटरेस्टेड हो सकता है, जैसे मान लीजिए लॉन्ग टर्म कर्ज देने वाला है, अब उसका कर्जा नहीं मिल पा रहा है, तो वो देख सकता है भाई इसके पास कितने एसेट्स हैं, और कल को अगर ये कंपनी लिक्विडेट हो गई तो हमारा पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ लिक्विडेशन होता है, अगर मान लीजिए कभी भविष्य में लिक्विडेशन होता है या कंपनी को किसी दुर्भाग्यपूर्वक बेचना पड़ता है, तो सबसे पहले जो है, जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको किसका पैसा देना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का पैसा देना पड़ेगा, करंट लायबिलिटीज़ का पैसा देना पड़ेगा। जो इनकी देनदारियां हैं सबसे पहले ये चुकाएंगे, और देनदारियों के बाद अगर कुछ बचेगा तो वो शेयर होल्डर का होगा। ये शेयर होल्डर का रिस्क होता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट जैसा हमने डिस्कस किया कि ये एक स्टेटमेंट है जो एक सिंपल अकाउंटिंग स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है। लेकिन ये आता कहाँ से? ये बनती है सब जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके बाद जर्नल्स में एंट्री होती है, रिकॉर्ड की जाती है, उसके बाद लेजर में उनकी पोस्टिंग की जाती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद P&L अकाउंट बनता है और ऑफ बैलेंस शीट बनती है। तो ये कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस है जो होती है एक अकाउंटिंग में। अब बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमने बताया था पहले कि कंपनी का ऑब्लिगेशन होता है कि आफ्टर, अगर आप स्टॉक लिस्टेड कंपनी है या वैसे भी कंपनी है, तो आपका एक ऑब्लिगेशन होता है। अगर इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्टेड है तब तो आपको पब्लिश करनी होती है। कई बार मीडिया पे निकलती है, नेट पे निकलती है, आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के देख सकते हैं। तो बेसिकली ये काफ़ी टेक्निकल है, वो और सिंपल शब्दों में दिखाते हैं आपको कि क्या क्या एसेट्स हैं, कहाँ कहाँ हम लगा रहे हैं, और वो पूरी चीज़ समझाते हैं। वो प्रॉपरली ऑडिटेड होती है, उसका ऑडिशन होता है, प्रॉपर ऑडिटेड होती है और ऑडिटर के द्वारा ऑडिट होती है, और ये पब्लिश की जाती है सो दैट कि जो इन्वेस्टर है वो एक डिसीजन ले सके कि हमको इस कंपनी में इंटरेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या मेरा इंटरेस्ट इस कंपनी में है तो मैं एक एक चीज़ देखूंगा कि भाई क्या प्रॉफिट कर रही है, क्या बिजनेस कर रही है, किस तरीके से हो रही है। कई बार मैंने देखी है बैलेंस शीट जिसमें सरप्राइजिंगली सबको उम्मीद थी कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, बुरा परफॉर्म करती है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि वो इकोनॉमी कैसी उस देश की चल रही है और वो किस सेक्टर में है। तो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सेक्टर बहुत बुरा चल रहा है, और ये लाइफ साइकिल होता है, इसमें क्या होता है, कभी बूम पे होता है सेक्टर, कभी रिसेशन में होता है। तो अगर कोई सेक्टर घाटे में चल रहा होता है या रिसेशन में होता है, तो ये कम उम्मीद की जाती है कि उस सेक्टर के अंदर कोई कंपनी होगी वो प्रॉफिट करेगी। उम्मीद की जाती है कि भाई अगर ये नीचे जा रहा है सेक्टर तो सारी की सारी कंपनियां अकॉर्डिंगली नीचे जाएगी। लेकिन कई कंपनीज़ को मैंने देखा है जो इतने ब्रिलियंटली इस अपॉर्चुनिटी को भी यूज़ करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो दूसरी जगह अपनी इनकम लगा देते हैं और अदर इनकम जनरेट कर लेते हैं। तो दूसरी जगह जो भी उनकी बचत है उसे लगा के अदर इनकम जनरेट कर लेते हैं, और अदर इनकम जनरेट करके भी वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा लेते हैं। तो शेयर होल्डर को अल्टीमेटली मतलब जो होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से होता है, और जिसको बॉटम लाइन भी कहते हैं। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा है तो आपका इन्वेस्टर आपसे हमेशा खुश रहेगा। तो कंपनीज़ ये कोशिश करती हैं कि किस तरह एफिशिएंटली हम एसेट्स का यूटिलाइज करें और कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दें। तो नेक्स्ट लेक्चर में, ये तो काफ़ी अकाउंटिंग के पीरियड से बना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या करूँगा कि बैलेंस शीट का एग्जांपल बताऊँगा कि हर ट्रांजैक्शन के हिसाब से बैलेंस शीट कैसे बनती है, और कोशिश करूँगा कि इस अकाउंटिंग जार्गन से हटके थोड़ा और सिंप्लीफाइड टर्म में बैलेंस शीट को एक्सप्लेन करूँ। तो एक एग्जांपल मैं लूँगा बहुत सिंपल, एक रामू स्टोर से स्टार्ट करूँगा कि एक आदमी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे होता है और किस तरीके से उसकी वर्थ बढ़ती है और किस तरह से बिजनेस ग्रो करता है, और यदि बैंक आपको एसेस करता है तो बैंक आपको किस तरीके से एसेस करता है।
ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।